नेक्स्ट चैप्टर है अपना इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम को देखेंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको भी शायद 2 दिन लग सकते हैं, ओके। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक, एंड सेकेंड वन केमिकल इक्विलिब्रियम, ओके। सो दोनों भी देखते देखते शायद 2 दिन लग जाए, तो देखेंगे अभी कैसे होता है, क्या होता है, ओके। सो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है उसको पहले समझेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, एक आसान भाषा में अगर कंसेप्ट को आपको समझना है तो सपोज हम एक ये ले ले, वाटर लेवल ले ले या कंटेनर ले ले, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो इस टाइप के क्वेश्चंस या क्या कहेंगे आप उसको, कि फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, और पाइपलाइन से ये दोनों कंटेनर ए एंड बी कंटेनर कनेक्टेड है एक दूसरे को, ओके। तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम वाटर लेवल इंक्रीज कर दे तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा का पानी यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लो करेगा और एक मीडियम लेवल दोनों भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम अचीव होगा। या फिर यहाँ से पानी या वाटर निकाल ले बाहर, ठीक है, बाहर निकाले तो इसकी लेवल ड्रॉप हो जाएगी, तो यहाँ पे ज्यादा पानी रहेगा तो ये यहाँ से वापस यहाँ पे आ सकता है। सो बेसिकली क्या है, ए एंड बी इक्विलिब्रियम में है, ओके, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कौन से टाइप का है? तो ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम टाइप का है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। मतलब ए टू बी भी जा सकते हैं और बी टू ए भी आ सकते हैं, ओके। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये दो कंटेनर फिर से वही है और दो कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव्ड है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो सपोज 1 मिनट में, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझा रहा हूँ ना, 1 मिनट में अगर 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो लगभग 100 मॉलिक्यूल्स ही लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब ए टू बी जाते हैं, ये ए कंटेनर एंड बी कंटेनर, ओके। तो मॉलिक्यूल्स तो मूव हो रहे हैं, ओके, तो इसको हम कहेंगे डायनेमिक, मतलब जो चेंज होते हैं, मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं लेकिन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, मतलब है, ओके। सो ये एक चीज, केमिकल रिएक्शंस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रिएक्ट भी कर सकते हैं, वापस भी अपने रिएक्शन में आ सकते हैं। तो ये बेसिक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो फिशेस के बारे में एक छोटा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो डायनेमिक या इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है, दोनों भी कंटेनर में नंबर ऑफ फिशेस दोनों तरफ सेम रह गए, 10 में से 5 इधर 5 इधर, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बचा वो 1 बचा, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब 1 बचा, मतलब दोनों कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ फिशेस है, ओके। ए एंड बी कंटेनर में अगर हम रेशो ले लें मॉलिक्यूल्स का तो वो 1 है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। नाउ नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, हाँ। तो पहले तो हम फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, हमें तो मालूम है, ओके। या फिर उसका रिवर्स भी कन्वर्जन होते ही रहता है, ओके। ये एक चीज, या उसका वेल नोन एग्जांपल वाटर का है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हाइबर्स प्रोसेस है अमोनिया प्रिपरेशन की, ये उसका वेल नोन एग्जांपल है। बहुत बार ये एग्जांपल लेंगे हम, जहाँ पे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ अमोनिया, ओके। अगर हम यहाँ पे, अब देखो, हाँ थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। नाइट्रोजन के 1 मोल। प्रोडक्ट के कितने बने? 2 मोल्स बने, ओके। ये गैस के है, ये भी गैस का है, ये भी गैस का है। तो मैं ब्रॉडली ऐसे कह सकता हूँ कि रिएक्टेंट साइड कितने गैसेस के मोल्स है, तो 4 रिएक्टेंट साइड गैसेस के मोल्स है, एंड प्रोडक्ट साइड गैसेस के मोल्स 2 है, ओके। 2 मोल्स ऑफ गैसेस है। ये हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं, मतलब रिएक्टेंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो ये सिंपल सा एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। आगे देखेंगे अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सारी चीजें देखेंगे। नाउ कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमने देखा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, ओके। ये बेसिकली होती ही है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों भी रिएक्शन होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये रेट भी सेम है, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली हम जो ये बात कर रहे हैं ना, सारे इक्विलिब्रियम स्टेट में बैठ कर। दिस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक एंड स्टेबल इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो फिश थे, नंबर ऑफ फिश दोनों तरफ सेम थे, ओके,
लेकिन वो मूव भी कर सकते थे। सपोज वन फिश यहाँ से यहाँ जाता है तो सेकंड फिश यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में आता ही है, ऑन एन एवरेज आता ही। तो उसको हम कहेंगे डायनामिक, जो चेंज होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स या फिशेस की मूवमेंट कर सकते हैं फिशेस। ओके, तो उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ इट इज द स्टेट ऑफ मिनिमम गिव्स फ्री एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गिव्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम में एक कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। ओके, फिक्स होती है। चेंज इन गिव्स एनर्जी, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जीरो रहेगी। ओके, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई एक बार, ओके, तो वो जनरली रिएक्शन कभी फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिजल्टेंट कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती। नेट रिएक्शन कुछ भी नहीं होता वहां पे। ओके, नेट रिएक्शन जीरो होती है, राइट। तो यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, नेट गिव्स फ्री एनर्जी जीरो रहेगी, नेट फ्री एनर्जी जीरो रहेगी। ओके, क्योंकि नेट रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल्स है अभी, इसी एग्जांपल को देखेंगे। ओके, सो लॉजिकली थोड़ी सी बात करेंगे। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली एकदम इनिशियल स्टेज में इसके 1 मोल है, इसके 3 मोल है, ओके, और इसके 0 मोल रहेंगे एकदम इनिशियली, राइट। तो ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली जीरो रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली जीरो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। वेयर एज रिएक्टेंट का, दोनों रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, कुछ समय बाद क्या होगा, व्हेन टी इज इक्वल टू टी, तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, और ये 3 माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्स जा रहा है तो ये 3x जाएगा। और यहाँ पे कितना बनेगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे मैं बैलेंस कर दूँ तो 2x यहाँ पे बनेगा। तो ये बाद में तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे आया है। सिर्फ इतना समझो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, दोनों रिएक्टेंट का कम हुआ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ते रहा। ठीक है, नेक्स्ट एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, उसके बाद ना इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ना बढ़ रहा है, ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो इस स्टेज में इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जहां पे नेट रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही, नेट रिएक्शन जीरो है, लेकिन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन परफॉर्म हो रही है जो कि इक्वल है। ओके, तो रिजल्टेंट रिएक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ना रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है ना प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गए केमिकल रिएक्शन के बारे में। ना फिजिकल स्टेट में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये क्या करेगा, तो ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर है ना उसको एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर जो है उसको एब्सॉर्ब करेगा, और यहाँ पे वाटर रखा है जो एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इससे होगा क्या, वेपर प्रेशर में चेंज आएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि गैसेज जो है वो लिक्विड में आ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे वेपर प्रेशर अनबैलेंस होगा, ऐसे लेवल आएगा, ये ऊपर ये नीचे, और यहाँ पे उसके रिवर्स होगा। इस केस में रिवर्स होगा, क्योंकि बहुत सारे गैसेस बनेंगे, तो ये यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ओके, सो ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेज है। यहाँ पे या यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि ये गैसेस टू, अब इसको तो अनहाइड्रस है सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड इक्विलिब्रियम कहना पड़ेगा। यहाँ पे लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम है। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है बेसिकली। ये दोनों भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, एक ब्रॉड कंसेप्ट में देखा जाए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली, या कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। दो कंडीशन दी है यहाँ पे, एक तो गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर फिक्स है लगभग, ओके, गिवन टेम्परेचर, एंड क्लोज्ड सिस्टम चाहिए, क्लोज सिस्टम। क्यों क्लोज सिस्टम, अगर ये क्लोज सिस्टम नहीं होती, यहाँ पे देखो, ये अगर क्लोज सिस्टम नहीं होती तो ये वाटर वेपराइज स्टेट में जाता। ओके, यहाँ पे गैसेस एंड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बनता। ओके, जो इस केस में बन रहा है। लेकिन अगर ये ओपन सिस्टम रहती तो यहाँ पे जो गैसेस है वो बाहर चले जाते, और ये गैसेस बाहर चले गए तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज मतलब फिर से गैसेस हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएंगे, फिर से बाहर चला जाएगा, फिर से इवापोरेट होंगे, फिर से बाहर होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा ही नहीं। ओके, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज सिस्टम, ताकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। ओके, इट शुड बी अ क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट वन,
both the opposing forces occurs at the same rate and there is a dynamic but stable condition. मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस दोनों भी सेम रेट से होने चाहिए. ओके, सेम रेट से होने चाहिए. एंड सेकंड पॉइंट, वो डायनेमिक होने चाहिए, मतलब चेंज होने वाले. ओके, बट स्टेबल कंडीशन. नेक्स्ट वन, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान में लेंगे और यहाँ पे जो भी मेजरेबल चीजें हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल्स है, ओके, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए एट इक्विलिब्रियम. मतलब अगर हम किसी सिस्टम को कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, सारे मेजरेबल चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए. नेक्स्ट वन, when equilibrium is attained for a physical process, मतलब liquid to gas, solid to liquid, उस टाइप, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. तो बेसिकली जब फिजिकल स्टेट होगा ना, तो वही इक्वेशन लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन. फिजिकल स्टेट में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एनआरटी, तो टेम्परेचर तो गिवन टेम्परेचर है, लेकिन प्रेशर या वैल्यूम उसमें से कम एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए इन दोनों में से. देखो क्यों दोनों में से एक चीज कही है, ये भी मैं आपको बता दूं. देखो यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम है तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन वैल्यूम फिक्स है. प्रेशर फिक्स रहेगा कि इस केस में प्रेशर फिक्स रहेगा नहीं, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है. ओके, तो एटलीस्ट टेम्परेचर के साथ साथ एक चीज, प्रेशर या वॉल्यूम, एक चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए. ओके, तब हम कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, और ये कंडीशन सिर्फ फिजिकल इक्विलिब्रियम को. ये पॉइंट. नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ such quantities at any stage indicates the extent to which the physical property has processed before reaching the equilibrium. ये जो चेंज है, यहाँ पे मैंने कहा ना अभी आपको, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो ये प्रेशर चेंज जो हो रहा है ना, ये हमें बताता है कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कितना उसको मेहनत करनी पड़ेगी इस सिस्टम को. तो ये कैरेक्टरिज हम कर सकते हैं उसको, कोई ये नहीं है न्यूमेरिकल, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी या अलग बात है ऐसी कुछ नहीं है. ठीक है, ये क्वांटिटीज हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम कितने दूर है, कितने नज़दीक है, या कितने जल्दी मेंटेन हुआ कि जल्दी मेंटेन नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें बताती है. ओके, ये डायग्राम हमने देख ली थी, राइट. इस रिएक्शन के जैसे ही ये रिएक्शन है. ओके, तो यहाँ पे आइडियली अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा. ओके, तो ये एच आई का कॉन्सेंट्रेशन 0 यहाँ पे देख सकते हो, राइट. तो यहाँ से ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटा, वही चीज है. लेकिन अगर हम रिएक्शन को उल्टा करते, रिवर्स करते, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो रिवर्स कर सकते हैं. अगर ऐसी रिएक्शन होती, 2HI गिव्स, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ऐसे लिखना पड़ेगा H2 प्लस I2. ओके, अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया, जो कि पहले कुछ ना कुछ रहेगा, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा जो 0 है. तो ये देखो यहाँ से अगर टाइम आप रिवर्स करते हो तो इसको देखो, H2I2 0, ये 0 इनिशियली, ठीक है, और ये इनिशियली कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी जो कम होती है, राइट. तो ये जो डायग्राम है, ये दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम को बताता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये डायग्राम है. एक्चुअल इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ पे. यहाँ से आप रिएक्शन स्टार्ट करो, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ पे जाके रुकेगी, तो इस स्टेज पे जाके रुकेगी जहाँ पे प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा. ओके, सो और ये जो नेक्स्ट है ये रिएक्शन, ये तो केमिकल वही है, इसी टाइप का है. ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जो कि रिएक्टेंट है, एंड सी एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है जो कि वो रिएक्टेंट है, एंड सी एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जो कि प्रोडक्ट है. एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी चीजें देखने से पहले, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लेना. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बिना इसके तो हम आगे जा ही नहीं सकते, इसी पे बेस्ड सारे कैलकुलेशंस आगे हैं. तो यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया, बताओ मुझे.
सब लोग बताओ, मुझे कुछ समझ में तो आए। आज कौन कौन नहीं सर लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो। कर देता हूँ। आज कृष्णा नहीं है, एक तो कृष्णा नहीं है। कौशल, मेरा काम करो तो कृष्णा से बात करके मुझे बताओ, तो कल तक बता देना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा वो। हाँ? सर उसको कल सर दुख रहा था, उसका पूछा अच्छा, था उसको मैंने बाद में, तो बोला कि उसका सर दुख रहा है। मैं पूछता हूँ तो ठीक है, चलिए। ओके, सो लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which physical process has to proceed before reaching the equilibrium. देखो, ये जो फिजिकल स्टेट, अगर हमें ये मालूम है, सपोज हम पता कर ले कि फिजिकल स्टेट सॉरी इक्विलिब्रियम मेंटेन कब होगा, जब ये प्रेशर सपोज 3 एटमॉस्फेयर होगा, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है या होगा। ऐसे हमने कैलकुलेशन कर लिया, राइट। अगर यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के आसपास है सपोज, ओके, तो इन दो वैल्यू से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए कितना टाइम लगेगा या कितना और एफर्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। ओके, सो ये जो पैरामीटर है उसके हेल्प से हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव होने में कितना टाइम है। ओके, या कब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, राइट। उसके लिए ये सारे पैरामीटर्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वो हेल्पफुल है। ओके, ये वर्ड का इस यही मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज, मतलब मैंने अभी प्रेशर लिया एट एनी स्टेज। ओके, तो कोई भी स्टेज, मैंने आपको 3 और 1 का एग्जांपल ले लिया, इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच फिजिकल प्रोसेस, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसेस्ड बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम, मतलब फिजिकल प्रोसेस कितनी होनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम अचीव होने तक। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम का एक हमें एक गेस करने को एक क्या कहेंगे बेंचमार्क देता है कि कितना टाइम लग सकता है या इक्विलिब्रियम कितने दूर है अभी। ओके, समझ में आ गया लोकेश? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में देखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है। ओके, सो एवरेज रेट किसे कहते हैं? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसका? तो रिएक्टेंट का भी आप ले सकते हो और प्रोडक्ट का भी ले सकते हो। ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी ले सकते हो। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले सकते हो, और अगर प्रोडक्ट का लेना है तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हो। ओके, अभी आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हो चुका है तो मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसका यूनिट क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम ये उसका सिंपल यूनिट रहेगा। और कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे गिनते हैं? सो मोलरिटी से गिनते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी इज नथिंग बट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या फिर लीटर कहते हैं उसको, ठीक है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और सेकंड मतलब टाइम तो है ही। तो ये हमारा हो गया एसआई यूनिट एवरेज रेट के लिए या ओवरऑल रेट के लिए। ओके, ना ये तो हो गई एक एवरेज रेट के बारे में। नाउ जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, ये सपोज इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम अचीव किया है, तो यहाँ पे नेट रिएक्शन जो होती है वो जीरो होती है। इक्विलिब्रियम में नेट रिएक्शन जीरो होती है। ओके, अगर नेट रिएक्शन जीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये चीज भी क्लियर कर लो। ओके, सो ओवरऑल रेट के बारे में अगर हम बात करें तो जीरो रहेगी एट इक्विलिब्रियम। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इक्विलिब्रियम में ये कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ओके, एट इक्विलिब्रियम द ओवरऑल रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम में जीरो रहेगा ओवरऑल रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन का अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीरो आना चाहिए ना। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, तो ये उन्होंने देखो क्वेश्चन को समझो। दो तीन चीजें यहाँ पे है अभी। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेकंड रिएक्शन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्ड के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने पूछा है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो।
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हमें इन 3 रिएक्शंस को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, ओके, मैनेज करना पड़ेगा ताकि उससे ये लास्ट की रिएक्शन आ जाए। ओके, सो कैसे करोगे? अभी तो मैंने इसको लिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ट्राई तो करो, और नीट को आ गया है बहुत बार क्वेश्चन ये। 3 रिएक्शन को डिसाइड तो करो और मैकेनिज्म समझ लेना। जो मैंने आपको एक मेथड बताई थी, मेथड मतलब हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे अमोनिया चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे है क्या अमोनिया? नहीं है। क्या करना पड़ेगा? एक रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। किसको? इसको रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिएक्शन रिवर्स मतलब के की वैल्यू क्या हो गई? 1/K1 हो गई, राइट? ये रिएक्शन तो रिवर्स हो गई। सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करो अभी। ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए? 5/2 लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड है, नो क्लू, ठीक है। NO प्रोडक्ट साइड चाहिए, तो अकेला सिर्फ यहाँ पे है, तो ये रिएक्शन एज इट इज लेना पड़ेगा हमें, ओके, NO। नेक्स्ट वाटर चाहिए प्रोडक्ट साइड, तो वाटर सिर्फ यहाँ पे है, ओके, प्रोडक्ट साइड, और ये प्रोडक्ट साइड ही है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ चीज़ों को ऐसे कैंसिल आउट करना है या एडिशन करना है ताकि ये वैल्यूज मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल वाटर हमें कितना चाहिए? तो 3 मोल्स चाहिए। पूरा निकाल देता हूँ इसको मैं। ये 1/K1 करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा इसको। ये हमें कितना चाहिए? 3 मोल्स चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा इक्वेशन को पूरे। 3 3 एंड 3, समझ रहे हो? तो K3 भी क्या बनेगा? इट शुड बी रेज टू 3। ओके, सो अभी आपको देखो ये चैप्टर आपको हो चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ओके। अगर ये चैप्टर नहीं होता तो इस स्टेज में ये क्वेश्चन नहीं पूछता। ओके, सो 1/K हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ये मैनेज करना है एंड देन एडिशन करना है आपको, बेसिकली कुछ ज्यादा करना नहीं है। देखो तो क्या वही चीज हुई है? ये रिवर्स किया, इसको रेस टू 3 किया एंड सबके एडिशन कर दी, ओके। ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल जरा जल्दी आ गया, ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा लास्ट में या बाद में होना चाहिए था जब के का पूरा डिस्कशन हो जाए, लेकिन चलो ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको अभी अच्छी तरह से मालूम है, ओके। सो ये रिएक्टेंट है, कुछ A B C रिएक्टेंट है, यानी उसके कोएफिशिएंट स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, और इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो हम जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए इक्वल टू साइन लगते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट k, एंड concentration ऑफ A रेज टू कोएफिशिएंट, concentration ऑफ B रेज टू कोएफिशिएंट, concentration C रेज टू कोएफिशिएंट। ये तो हमारे रेट के लिए एक सिंपल सा रेट लॉ का इक्वेशन है, ओके। नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द अप्लाइंग, ये दोनों आप अप्लाई कर दो तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में अभी बात करेंगे। सो फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करें, सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन, देखो अभी आप किसी भी हिसाब से देख सकते हो, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट, या के की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, उसी हिसाब से भी आप देख सकते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ओके, या वाइस वर्सा। तो आप उसको उस हिसाब से भी देख सकते हो। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन में के की वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अच्छा, ये ए बी गलती से हो गया, के की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी यूज करो। अगर ऐसे करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये एक। नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी रिएक्टेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट फाइंड आउट करना है तो उसका कांस्टेंट, ओके, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका कांस्टेंट
मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गए, ओके, तो उसका रेट इज इक्वल टू concentration for backward reaction, या constant at for backward reaction, constant for backward reaction into concentration of reactant। ओके, तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सिर्फ उसी को यूज करके, इसी पॉइंट को यूज करके हमने ये दोनों चीजें ली। नाउ नेक्स्ट चीज, जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होता है, मतलब ये रेट सेम रहेगा। हम रेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप दोनों का रेशियो ले लो, या ये साइड इक्वल है तो दोनों साइड आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, ओके। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम है, तो दोनों को इक्वेट करना था, जो यहाँ पे कर दिया। KF इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट, बैकवर्ड रिएक्शन के हिसाब से फिर से रिएक्टेंट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ पे KF डिवाइडेड बाय KB is equal to K reaction constant, okay, which is equal to concentration of product divided by concentration of reactant। तो ये वैल्यू तो हमें पहले से मालूम थी इन द सेंस पहले हमने पढ़ लिया इस बारे में, ओके। सो ये कहाँ से आया, ये समझ में आ गया आपको सबको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए या इसका कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दिए तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये समझ में आया कि रिवाइज कर दो एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि आपको अगर प्रॉब्लम आ तो नहीं रहा है, ये डाउट मुझे आ रहा है, तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, या रिवाइज करना है, समझा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये रिवर्स रहेगा, वो तो सिंपल सा पॉइंट है। रिवर्स का मतलब क्या है, बैकवर्ड अगर k है तो रिवर्स के लिए 1/k रहेगा, ये उसका मतलब, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, k की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें निकल के आती है k को यूज करके, वो हमें यहाँ पे देखना है, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल पे, इसको हमें यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट, k डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, k टेम्परेचर पे डिपेंड है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, ओके। k टेम्परेचर पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। नेक्स्ट, क्यों ऐसे होता है, क्योंकि k मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेट चेंज हो सकता है, रिएक्शन का रेट चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज की रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम रहेगा, तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं करने वाला, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट नहीं करने वाला, टेम्परेचर इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट। इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड, रिवर्स कर दो रिएक्शन को तो ये इनवर्स 1/k करना पड़ेगा आपको, ओके, जो हमने न्यूमेरिकल में अभी किया था। इफ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, ठीक है, इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन k को मैंने क्या किया था अभी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम इज स्क्वायर ऑफ k, मतलब ये k2 नहीं, ये k रेस टू 2 करना पड़ेगा, ओके, रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो इक्वेशन को तो k रेस टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन जहां पे k उसका कांस्टेंट है इज रिटर्न इन 2 स्टेप्स, ओके, 2 स्टेप में लिखा हुआ है, और उन 2 स्टेप को आप इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो इक्वेशन को ऐड करोगे तो k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, इक्वेशंस को ऐड करोगे तो k को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो नो इफेक्ट, कैटलिस्ट डालने के बाद कुछ भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं होता, ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे होता है,
सिर्फ इतना होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होता है, सिर्फ इतनी सी चीज होती है, बाकी कैटलिस्ट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ ये जो न्यूमेरिकल लिया था वो एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, इस पॉइंट के बाद होना चाहिए, और शायद अभी आपको यहाँ पे ये सारी चीजें अभी क्लिक हो गई होगी। ओके, यहाँ पे इसको रिवर्स किया, फर्स्ट स्टेज को देखो रिवर्स किया है तो 1/k1, थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है तो यहाँ पे रेस टू 3, और तीनों इक्वेशन की एडिशन की है तो तीनों k की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, k2 मल्टीप्लाइड बाय k3 रेस टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/k1, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तब जाके ये वैल्यू निकलती है। आई होप ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत बार आते हैं। अभी ये देखो, यही क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन अगर 3 बार आया है तो आप गेस कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग हर एक एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है। ओके, सो इस पे बहुत फोकस करना है। एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा दिमाग भी उसमें यूज़ करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको रूल्स वगैरह मालूम है, कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ें मालूम है तो। नाउ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हायर वैल्यू ऑफ Kc मतलब 10⁻³ से होगा एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज फॉरवर्ड डोमिनेटिंग। Kc की वैल्यू, Kc मतलब कॉन्सेंट्रेशन ना, Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ है ना या उससे ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेटिंग है। ओके, अगर Kc की वैल्यू -3 है ना तो बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेटिंग है इक्विलिब्रियम में। हाँ, अब हर बार तो ऐसे होगा नहीं ना कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम होगी, ऐसे होगा नहीं ना। कुछ ना कुछ रिएक्शन एक तो डोमिनेटिंग होगी और एक सप्रेस होगी ही होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होगा। तो वही रिएक्शन को देखने के लिए ये वैल्यूज है। और इक्विलिब्रियम में मॉडरेटली ये रेंज कौन सी होनी चाहिए के की वैल्यू की, तो 10⁻³ से लेकर 10⁻³ में होनी चाहिए। ये रेस टू है, ये भी -3 रेस टू है। ठीक है, तो 10⁻³ से लेकर 10⁻³ उस रेंज में के की वैल्यू आइडियली होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, अदरवाइज एक रिएक्शन, एक साइड, एक वो रिएक्शन डोमिनेटिंग है ऐसे हम कह सकते हैं, रिएक्शन डोमिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं या थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। A 20 liter container of 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure 0.4। पहले तो मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, बाद में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम है, मैं फ्रैंकली बता दूँ तो। ओके, एंड एन एक्सेस SRO neglect the volume of solid SR। ठीक है, the volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container। The maximum volume of the container when pressure of CO2 attain its maximum value will be। ओके, तो पहले कंडीशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहले एक कंटेनर, क्वेश्चन को समझो। पहले कंटेनर है, इसका टोटल वॉल्यूम, पहले जो वॉल्यूम है V1 कहूंगा मैं इसको, ये 20 लीटर है। ओके, 20 लीटर एट टेम्परेचर दिया है कितना, 400 केल्विन। कंटेन CO2, यहाँ पे CO2 गैस है पूरा। एट प्रेशर, इसका प्रेशर भी दिया है P1 0.4 एंड एन एक्सेस ऑफ SRO, मतलब ये तो कंडीशन हो गई, SRO वहां पे डाल दिया गया। उसके बाद क्या हो गया, SR2 कन्वर्ट हो जाएगा SR एंड CO2 में। तो सबसे पहली बात, एक्सेस ऑफ SRO यहाँ पे डाल दिया गया। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन। तो SRO यहाँ पे डाल दिया गया है। ओके, देखो रिएक्शन जानबूझ के उन्होंने उल्टी दी है, डाला ये है, ये क्या करेगा, CO2 को ट्रैप करेगा। ओके, the volume of the container is now decreased by moving movable piston fitted in the container। the maximum volume of the container, हमें V2 को फाइंड आउट करना है, maximum volume of the container when pressure of CO2 attain its maximum value will be। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए ऐसे उन्होंने कहा है, प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर देना, SRO डालने के बाद, ये बाकी सब सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। SRO डालने के बाद CO2 का जो गैसेस में है, ठीक है, वो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए, SRO डालने के बाद प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए।
क्या लगता है? डिक्रीज। लॉजिकली डिक्रीज होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा इस केस में? अगर वो डिक्रीज होना चाहिए तो मैक्सिमम प्रेशर ये डालने के बाद कितना हम गेस कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कितना करेंगे मैक्सिमम प्रेशर? मतलब 0.4 ही एक्सपेक्ट करेंगे ना, उससे ज्यादा तो हो नहीं पाएगा एसआरओ डालने के बाद, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एम आई राइट? और ये लॉजिक समझ में आया यहाँ तक? सर ये प्रेशर का नहीं समझा। अच्छा, प्रेशर का नहीं, ओके। एक काम करते हैं, अभी 1 मिनट बाकी है, मैं क्वेश्चन ये डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस इसको कनेक्ट करना, सब लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आ गए सब लोग? ठीक है, देखो CO2 का पहले तो इस पूरे कंटेनर में CO2 है ना, और उसका प्रेशर दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेशर हमें निकालना है। तो इसको एक तो दो बेसिस है, एक तो लॉजिकली सॉल्व करें, यही नहीं तो फार्मूला यूज के सॉल्व करें। ओके, मैंने इसका अभी आंसर देखा, उन्होंने फार्मूला बेस्ड सॉल्व किया है, फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड कैसे सॉल्व किया है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि लॉजिकली जाऊंगा तो फिर मुझे भी बहुत सिर दर्द होना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो केपी की वैल्यू दी है। इस इक्वेशन के लिए केपी का इक्वेशन कैसे होगा? ये इक्वेशन है, इसके लिए केपी का इक्वेशन कैसे होगा? कोई बताएगा? SRO plus CO2 upon SRO। प्रेशर ऑफ एसआरओ प्लस प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ व्हाट? SrCO3। अब मुझे वैल्यूज डालनी है। ये क्या है? सॉलिड, इसका कुछ प्रेशर रहेगा? नो। ये क्या है? सॉलिड, इसका कुछ प्रेशर रहेगा? नो। तो सिर्फ प्रेशर किसका रहेगा? CO2 का। तो प्रेशर ऑफ CO2 मतलब Kp कितना हो गया? 1.6। तो प्रेशर ऑफ CO2 यहां से हमें मिल गया, कितना है CO2 का प्रेशर ऑफ CO2? इट इज नथिंग बट 1.6। समझा या नहीं? सर आंसर मध्ये ऑप्शन नहीं नहीं नहीं, अभी हमने वॉल्यूम पूछा है, प्रेशर निकाला है हमने, अब वॉल्यूम निकालेंगे। सर मग क्वेश्चन मध्ये CO2 ऍट प्रेशर 0.4 ATM का दिलाय. अभी दो कंडीशन है ना, एक तो एसआरओ डालने से पहले एंड एक एसआरओ डालने के बाद। तो एसआरओ डालने से पहले की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? V1 इज इक्वल टू 20 लीटर, बराबर। एंड प्रेशर कितना है? 0.4। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा ये उन्होंने पूछा है, और उन्होंने क्या पूछा है?
इस कंटेनर को उन्होंने क्या किया है, मूवेबल पिस्टन से उन्होंने कॉम्प्रेस कर दिया। ओके, कॉम्प्रेस किया है उन्होंने मूवेबल पिस्टन से। तो अगर ये पिस्टन को मूव नहीं करते तो मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम प्रेशर 0.4 ही रहता, अगर नहीं करते तो। अगर यहाँ पे उन्होंने किया है तो ये कहाँ तक सस्टेन करेगा, तो इस वैल्यू तक। मतलब ये इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा, मूवेबल पिस्टन मतलब पिस्टन मूव करने के बाद जो CO2 का वॉल्यूम अचीव होगा वो कितना होगा, 1.6 होगा। ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, ये समझा कि नहीं? ये पहले की कंडीशन है, ये बाद की कंडीशन है। समझे कि नहीं समझा? कि डायग्राम ड्रॉ करके बताओ, मुझे बताओ ये सर समझा मतलब कि- आपने 1.6 तब निकाला उसका प्रेशर CO2 का, जब वो हो चुका था SRO ऐड होने के यस, बाद। ऐड होने के बाद, क्योंकि ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ ना जहाँ पे SRO ऐड किया है ना, राइट। तो ये बाद का है, ये जो प्रेशर है ना ये बाद का है। और सर पहले आपने वो गिवन वैल्यूज लिख के रखे जो ये मैंने गिवन given वैल्यूज किया लिख था के कि रखे, करेक्ट, वॉल्यूम एंड V1 प्रेशर। में। अच्छा, क्योंकि दो क्लियर कट कंडीशन दी है ना, एक SRO डालने से पहले और एक SRO डालने के बाद। ओके, एंड नेक्स्ट आगे का काम बहुत सिंपल है। आप दो इक्वेशन दिए, P1 V1 कहेंगे एंड P2 V2 कहेंगे, और हमें मालूम है PV इज इक्वल टू NRT, और NRT कांस्टेंट रहेगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये भी हमें इक्वेशन मालूम है, P2 V2, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल देंगे, V2 के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे। V2 इज इक्वल टू P1 V1 जो कि है 0.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय ये V2 निकालना है, P2 कितना है 1.6। ओके, कैलकुलेट करो अभी और बताओ मुझे कितना आ रहा है। बताओ कितना आया बिना कैलकुलेटर? 5 5 आएगा। 5 4 इंटू 2 8, और ये डेसिमल, ये जीरो और ये डेसिमल कैंसिल हो गया ना, 8 डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, चलो आंसर आ गया 5, डी आंसर। सर नेक्स्ट, इधर P1 बाय P2 एंड V1 वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे? P1 V1 अपन P2 V2 P1 V1 बॉयस लॉ अपॉन वाला। P2 V2 इज इक्वल टू व्हाट? सर मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो तो वही फॉर्मूला निकल के आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मतलब सर ये फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं? मैं वही वही पूछ रहा फॉर्मूला हूँ। है, वही फॉर्मूला है। हाँ। हम्म। Okay. और कुछ क्वेश्चन है क्या किसी को? चाहे तो देख लो एक बार, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन अलग अलग नाम है इसके, रिप्रेजेंटेड बाय Q। सो इसका यूज सिर्फ इतना है कि ये गिवन कंडीशन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, गिवन कंडीशन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये हम फाइंड आउट करेंगे Q से। इतना सिंपल सा लॉजिक है। ओके, सो Q की वैल्यू सेम तरीके से निकालते हैं जैसे K की वैल्यू निकालते हैं। मतलब K की हम कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे P लिखता हूँ, यहाँ पे R लिखता हूँ। Q में भी सेम करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमें फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अब इसको अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है सिंपल वर्ड में आपका, अगर मैं आपको बता दूं तो ये ऐसे एक सपोज कर्व है। ओके, इस टाइप का कर्व है, और यहाँ से गाड़ी न्यूट्रल में करके, सपोज कार है, न्यूट्रल करके यहाँ से छोड़ दी गई, तो ये यहाँ से इस केस में ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में कहाँ होगी, जब ये इस स्टेज में होगी, यहाँ पे होगी, तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम करता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे यह फॉरवर्ड डायरेक्टिंग करता है, लेकिन ये पहले कार यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे होगी तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन होना चांस पॉसिबल है। यहाँ पे रहेगी तो फॉरवर्ड, यहाँ पे रहेगी तो बैकवर्ड, यहाँ पे रहेगी तो इक्विलिब्रियम। अब बेसिकली कार है कहाँ पे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्यू का वैल्यू हम यूज करते हैं। सेम चीज रिएक्शन, या तो यहाँ पे होगी, नहीं तो यहाँ पे होगी, या फिर यहाँ पे हो सकती है। तो रिएक्शन बेसिकली कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्टिंग है, बैकवर्ड डायरेक्टिंग है, कि बीच में है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्यू की वैल्यू हम यूज करते हैं। ओके, सो जब भी क्यू इज इक्वल टू के सी रहेगा, नो नेट रिएक्शन ऑकर्स, मतलब इक्विलिब्रियम में, व्हेन क्यू इज इक्वल टू के। ओके, लेकिन क्यू की वैल्यू अगर छोटी है, के की वैल्यू बड़ी है, तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में के की वैल्यू बड़ी है, ओके, ग्रेटर है, क्यू की वैल्यू छोटी है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन। और क्यू की वैल्यू अगर बड़ी है, के की वैल्यू छोटी है, तो राइट टू लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्टिंग है कि बैकवर्ड डायरेक्शन है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ भी लॉजिक नहीं है, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ आपको ये तीनों वैल्यू को याद रखना है, कौन सा ग्रेटर होने के बाद फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, इतना ही आपको समझना है बस, और इतना ही आपको याद रखना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये। बाकी उसमें ये नहीं है, या फिर इस डायग्राम को याद रखो, सिर्फ इतना ही समझो कि ये अगर छोटा है तो फॉरवर्ड होगी, ये अगर बड़ा है तो रिवर्स होगी। नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kp, ऑब्वियसली Kp के लिए, मतलब प्रेशर के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। अच्छा, ये एक मिनट, मुझे एक बार देखने तो, हमें इसको शायद प्रूव किया है कि करना है, हाँ यहाँ पे करना है, तो बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। पहले प्रूव कर लेते हैं, बाद में इसके इस स्लाइड के पास बाद में आएंगे, पहले प्रूव कर लेते हैं Kc Kp का कोरिलेशन। देखो, एक रिएक्शन है, ओके, सॉलिड स्टेट के हिसाब से, या अगर वो कॉन्सेंट्रेशन है तो हम इसको लिखते कैसे हैं, बेसिकली कैसे लिखा जाता है उसको, के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सी रेस टू सी, डी रेस टू डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू ए, बी रेस टू बी। ये हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखते हैं। प्रेशर के लिए कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ बी। ओके, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब प्रेशर के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। ओके, एनआरटी अपॉन वी। नाउ एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वी मतलब वॉल्यूम, एन बाय वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया, ये मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना, तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। सो कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी, तो प्रेशर मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी। तो प्रेशर ऑफ सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इनटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू आरटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनटू आरटी। ओके, रेस टू, क्योंकि ये रेस टू सी है ना, तो ये रेस टू सी यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, रेस टू डी यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। ओके, इसको इतना क्लियर करता हूँ फिलहाल आपको समझने के लिए, ये फॉर्मूला हमें चाहिए अभी, ऊपर का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेस टू डी, ये सारी चीजें, एंड आरटी को कॉमन निकाला जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ओके, सी प्लस डी मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस ए प्लस बी मतलब रिएक्टेंट का। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कोएफिशिएंट है ना, प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन कौन से, गैसेस के ओनली, गैसेस के, सॉलिड के नहीं, ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है, सिर्फ गैसेस एक्सर्ट करते हैं। ये हो गया। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेस टू सी, डी रेस टू डी मतलब क्या होता है, केसी होता है, तो इसको जगह पे सिर्फ केसी डाल दिया गया। ओके, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बना, के पी इज इक्वल टू, इसको निग्लेक्ट करो, के सी आर टी रेस टू डेल्टा है, ये हमारा इक्वेशन बन गई। ओके, डायरेक्टली हम किसी भी इक्वेशन को ये यूज कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। ओके, अप्लाई करके बताता हूँ एक जगह पे, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन,
मुझे केपी एंड केसी का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के लिए। कैसे करूंगा? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन। डेल्टा एन वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एन मतलब क्या है? डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट के मोल्स जो कि गैसेस के हैं 1, एक ही है ना, बाकी ये तो नहीं है, माइनस रिएक्टेंट के कुछ भी नहीं 0, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो रेस टू 1। ये हो गया कोरिलेशन या इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। समझा एप्लीकेशन कैसे किया मैंने और क्या वैल्यूज निकाले, कैसे निकाले, या कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। मैंने सिर्फ अप्लाई किया, जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, तो मैं रैंडमली एक इक्वेशन लेके आया, वहां पे मैंने अप्लाई करके दिखा दिया आपको। किसी भी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आगे कुछ इक्वेशंस क्वेश्चन भी आएंगे तो वहां पे भी मैं अप्लाई करके बता दूंगा। यहाँ पे हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्यों? प्रेशर है ही नहीं, मतलब गैस है ही नहीं ना, तो केपी का सवाल ही नहीं आता, ठीक है, प्रेशर का सवाल ही नहीं आता। ओके, सो आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक तो इक्वेशन हमने अभी डिराइव कर ही लिया, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन। डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस होंगी, गैसेस या तो। नाउ के एंड डेल्टा जी के बारे में कोरिलेशन क्या है? तो इसमें ये इक्वेशन हुआ कि नहीं मुझे याद नहीं, शायद नहीं हुआ था, याद रखना इस चीज़ को। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के, ये इक्वेशन होता है। ओके, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये कोरिलेशन। एंड ये एल एन निकालना है, लॉग डालना है, तो -2.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्विलिब्रियम के। ये सिंपल सा कोरिलेशन है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। अगर इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपको ये प्रूव नहीं करना है कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, ये आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ये या फिर ये, दोनों में से एक इक्वेशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ तक जाने से पहले मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर रिएक्शन कोशंटची स्लाइड दाखवा ना. रिएक्शन क्वेश्चन, हाँ सर हे काय समजलं नाही. Q इज ग्रेटर दॅन KC, रिएक्शन विल टेंड टुवर्ड्स बॅकवर्ड. आणि सेम आहे सगळ्या पॉइंट्स मध्ये तर. सगळ्या पॉइंट मध्ये सेम आहे, मला नाही समजलं सगळ्या पॉइंट। ये देखो ना, ये ग्रेटर देन है ना, सॉरी ये, हाँ केसी ग्रेटर है ना, और यहाँ पे केसी लेस देन है ना, तो सेम कैसे हुआ? सर फिगर मधलं नाही, साइड लिहिलेलं. अच्छा ये है। अच्छा ये इसको छोड़ दो यार, ये गलती से हो गया। अच्छा ये ना, ये गलती थी, इसको निगलेक्ट करो, इसको छोड़ो। ओके सर. ये यहाँ पे देखो ना, मैंने बेसिकली यहाँ पे देखा ही नहीं। मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा, ये नोटिस ही नहीं किया कि ये गलत है। इसको देखो ही मत, इसको देखो। तो और कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। सर रेट ऑफ कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या फर्क है? मतलब लिखते तो दोनों सेम ही है ना? हाँ लिखते तो दोनों सेम है, लेकिन जब भी हम केसी लिखते हैं ना, तो केसी का मतलब 100% रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तभी हम केसी लिखेंगे। ओके, और अगर हमें मालूम नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो फिर हम क्यू लिखेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है। ठीक है। बाकी मेथड दोनों की सेम है, मतलब जिस फॉर्मूले से निकलते फॉर्मूला सेम है। ये सिर्फ हमें बताता है कि इक्विलिब्रियम में है, और ये हमें पूछता है कि क्या इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो इतना ही डिफरेंस है बस। तो हाँ,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा भी कहते हैं। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। एक मिनट, इसको स्टार्ट करने से पहले ना पानी। ओके, सो पहले थ्योरी देख लेते हैं, बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बेसिकली क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटिंग। जो फ्रैक्शन है मतलब 100 में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, सपोज 100 मॉलिक्यूल्स है, उसमें से 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। ओके, इसका मतलब यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया, 0.4, या परसेंटेज में कितना हो गया, 40%। आउट ऑफ 100 40 डिसोसिएट हो गए ना, तो परसेंटेज कितना होगा, इंटू 100, तो 40%। तो डिसोसिएशन 40% हो गया। कहाँ पे यूज करना है, तो एसिड या बेस के लिए हमें फिलहाल के लिए यूज करना है। जो एसिड दो टाइप के होते हैं एसिड्स, एक तो स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंड वन वीक। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl, जो कि 100% डिजोल्व हो जाएंगे, H+ एंड Cl-। तो यहाँ पे एरो भी देखो, वन हेडेड एरो हम लेते हैं, 100% डिसोल्व। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वगैरह सवाल ही नहीं आता, तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, इक्विलिब्रियम का सोचना भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। लेकिन अगर वीक एसिड आए, फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, वेल नोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। एसिडिक एसिड के बारे में बात करें तो ये जब भी डिसोसिएट होगा तो वो H+ प्लस ये एसिटेट आयन, तो थोड़ा सा बड़ा है, लिख ही देता हूँ इसको, डबल बॉन्ड O एंड O-। तो ये दो आयंस बनाते हैं, लेकिन ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो ये ऐसे एरो से हम नहीं निकाल सकते, ये बैकवर्ड एरो से भी निकालते हैं। मतलब क्या है, दोनों भी, ये भी मतलब सॉल्यूशन में ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनका कॉन्सेंट्रेशन का कुछ ना कुछ रेशियो रहेगा, जिसको हम कहते हैं K। ओके, अब ये 100% तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, 100% तो होगा नहीं। अब इसमें से अगर हमने यही एग्जांपल ले लो, 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसमें से 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए 100 में से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में हम कहेंगे 30% डिसोसिएट हो गए, या फिर 0.3 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अप्लाई कहाँ पे करना है, दो ही केस, या तो वीक एसिड नहीं तो वीक बेस, बात खत्म। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज नहीं करेंगे। ओके, कौन से सॉल्ट के लिए करना है वो आगे बताता हूँ। जिसमें वीक एसिड या वीक बेस का पार्ट हो वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का तो सवाल ही नहीं आता वहां पे। ओके, तो ये अल्फा की बेसिक कंसेप्ट है, पहले तो इसको समझो, बेसिक कंसेप्ट है अल्फा की। 40% या 0.4 कहाँ से आया, तो 100 मॉलिक्यूल में से 40% डिसोसिएशन में चले जाते हैं। ओके, अगर परसेंटेज ना निकाले तो ये डिवाइडेड बाय 100 करना उस चीज को, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। नाउ वीक एसिड के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्फा की वैल्यू रहती है 1 इंटू 10⁻³ -6 -5, इस तरह से। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हमने परसेंटेज में निकाला, डिवाइडेड बाय परसेंटेज कर दो, मतलब इसको अगर कन्वर्ट करना है, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अगर 100 मॉलिक्यूल्स लेके आओ तो उसमें से एक भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं रहेगा कि जो डिसोसिएट हो जाए, क्योंकि -3 है फिर भी। ओके, तो 1 लाख 1 करोड़ मॉलिक्यूल लेके आओगे तो उसमें से 2-4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो सकते हैं। तो ये अल्फा हमें ये वैल्यू बताता है। बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या निकल के आती है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में या डिसोसिएशन में जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻³ -5, मतलब बहुत ही कम हो गई वो वैल्यू। ओके, ना थोड़ा सा छोटी मोटी चीजें देखते हैं, देन बाद में मेन चीज के पास जाएंगे। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम मतलब, हेटेरोजेनियस मतलब दो अलग अलग फेजेस में अगर इक्विलिब्रियम है तो उसको हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। कैटेगरी ऑफ रिएक्शन वेयर वेरियस फेजेस एग्जिस्ट इन द सेम रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है, इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ सॉलिड एंड एक्सेस लिक्विड इज कांस्टेंट। इन प्रेजेंस ऑफ गैसेस, गैसेस के प्रेजेंस में सॉलिड एंड लिक्विड को हम गिनते भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गैसेस को ही गिनते हैं। Therefore we can assume, इसको निकाल, therefore we can assume the active masses of
सॉलिड एंड एक्सेस लिक्विड एज कांस्टेंट। ओके, तो इन दोनों को कांस्टेंट लेना है। तो Kp लिखते टाइम हम सिर्फ क्या लिखेंगे, CO2 लिखेंगे, CO2 को कंसिडर करेंगे। और Kc लिखते टाइम भी इसी को, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसका चेंज जो होने वाला है, ये तो इतनी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, ये चेंज तो लगभग वन ही रहता है, तो इसको कंसिडर ना करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब पहले तो समझ लो कि कौन से स्टेज में किस किस को निग्लेक्ट करना है। पहला पॉइंट, अगर गैसेस है तो सॉलिड्स को और लिक्विड को निग्लेक्ट करो फर्स्ट। ओके, एंड सेकेंड चीज, अगर सारे लिक्विड भी है, सारे लिक्विड भी है और उसमें से कोई एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर, तो उसके मोल्स इतने ज्यादा रहते हैं कि चेंज इन मोल वन ही रहता है, तो उसको आप निग्लेक्ट कर दो, सॉल्वेंट को, केसी का इक्वेशन लिखते टाइम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन में आप केसी के वैल्यूज को निग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब बताता हूँ, अगर इसी रिएक्शन का मुझे केसी की इक्वेशन लिखना है सपोज, बाय रूल लिखना है, कुछ एक्सेप्शन वगैरह नहीं, तो कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। अब ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो उनका जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो लगभग वन रहेगा, तो इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, वन ले लो और निग्लेक्ट कर दो इसको। ओके, सिर्फ इसको समझ लो, तो ऐसे आप निग्लेक्ट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है, देखते हैं अभी। हाँ, क्या होता है, कैसे होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय अ फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ से हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दी है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 2 into 10 raised to 13 at 300 Kelvin, तो टेम्परेचर भी दिया, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द सेम टेम्परेचर विल बी, डेल्टा जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उन्होंने आपको कैलकुलेशन के लिए नहीं पूछा है। ऑप्शंस को पहले एक बार देख लो, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वैल्यूज पुट करने हैं। दिमाग लगाओ, मैं आंसर देने वाला नहीं। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ln की वैल्यू दी, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो उसको भी भूल जाओ। आ गया आंसर, करेक्ट। किसने आंसर दिया था ये, अच्छा, कौशल ने भी अभी दिया और दर्शना ने आंसर दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और अभी आया है क्वेश्चन, ये बहुत पुराना भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी जीरो के लिए इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डाल दो, नेगेटिव हो जाएगा, -RT ln K, इक्वेशन दिया था ना, -RT ln K, कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या है। ओके, नेक्स्ट वन, ली चार्लिस प्रिंसिपल। तो ये देख कर जाए ना, ली चार्लिस प्रिंसिपल मतलब एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले वन बाय वन देखेंगे ली चार्लिस प्रिंसिपल, एक न्यूमेरिकल ले लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, एग्जांपल ले लेंगे। एक मिनट, कोई एग्जांपल है क्या आगे, है, चलो, ली चार्लिस प्रिंसिपल। ओके, सो कोई इक्विलिब्रियम है, पहली बात, कौन सा मॉलिक्यूल ले लूँ या कौन सी रिएक्शन ले लूँ, H2 प्लस N2, नहीं, I2 गिव्स 2HI रिएक्शन। हमें सिर्फ ये बताना है कि ली चार्लिस प्रिंसिपल के हिसाब से इसका कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। ओके, सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होगा क्या इक्विलिब्रियम पे, होता है, नहीं होता है, होता इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, कैसे मैं बताता हूँ।
वही लॉजिक यूज करो ना, दो कंटेनर है, फेसबुक का लॉजिक यूज करो ना, फेसबुक क्यूज का। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या होगा, ये लेवल ऊपर हो जाएगी, तो अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा क्या, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा क्या, होगा। कुछ समय बाद फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ओके, डिस्टर्ब तो होगा ना, राइट। तो अगर मैं रिएक्शन के बारे में बात करूं, तो सपोज H2 plus I2 gives us 2HI। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं बढ़ा दूं तो कुछ समय के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर से वो रीगेन करेगा कुछ समय बाद, ठीक है। रिजल्टेंट इफेक्ट कुछ नहीं होता, ये चलो मान लिया मैंने, ठीक है, रिजल्टेंट इफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम के लिए थोड़ा बहुत तो अनबैलेंसिंग होगा ना वो इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम अनबैलेंसिंग होगा। हमें देखना क्या है, ली चार्लिस प्रिंसिपल में हमें देखना ये है कि आप इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कौन से साइड मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड। तो आप ही बता दो, अगर मैंने रिएक्टेंट के साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्शन कौन से साइड मूव करेगी, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल है, बताओ। लिस्ट ही करने वाला हूं मैं, अभी लिस्ट करूंगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो यहाँ से यहाँ वाटर जाना पड़ेगा ना, मतलब रिएक्शन जाना पड़ेगा। अगर सेकंड केस में इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका इन द सेंस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज करूं तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन आएगी, ओके, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं क्या होगा, मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं, रिएक्शन कौन से साइड मूव होगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। इसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं, वही लॉजिक अप्लाई करो, दो कंटेनर, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन घटा दूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन, खत्म। कॉन्सेंट्रेशन इतने ही चेंजेस कर सकते हैं, और ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते कॉन्सेंट्रेशन पे, इतना ही हो सकता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है ना, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंपल लॉजिक है। हाँ सर समझ रहा हूँ। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो अभी देखो हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते टेम्परेचर का इफेक्ट, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ओके, तो उस पर ये डिपेंड करता है, लेकिन हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर का भी इफेक्ट हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो 3H2 plus N2 gives us NH3, ओके। तो प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे गैसेस में है, तो रिएक्टेंट साइड 4 गैसेस के मोल्स है, प्रोडक्ट साइड 2 है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज कर दो ये पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कम वॉल्यूम में गैसेस ज्यादा मेंटेन होने चाहिए, तो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। इस रिएक्शन को देख के मैंने बता दिया। अब ये हर बार ट्रू ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है ना, अगर कुछ केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सपोज वो SR2 की रिएक्शन हम ले लो, SrCO3 प्लस SrO प्लस CO2, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट का 1 है तो ज्यादा है। अब इस केस में आप प्रोडक्ट ये प्रेशर बढ़ा दो तो क्या होगा, यहाँ पे गैसेस है ना, यहाँ पे तो 0 ही है, यहाँ पे 1 है, तो लेस तो इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस केस में प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इस केस में फॉरवर्ड हो रही थी, इस केस में बैकवर्ड होगी। देखना क्या है आपको, गैसेस के मोल्स देखने, गैसेस के मोल्स, पॉइंट समझ में आ गया। तो प्रेशर
को हम फिर यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि फॉरवर्ड ही जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने प्रेशर भी कवर कर लिया और प्रेशर का डायरेक्ट कोरिलेशन वॉल्यूम से है। ओके, तो ये दो चीजें कवर होगी। नेक्स्ट वन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस टू अ रिएक्शन मिक्सचर, फिर से इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कौन से साइड में ऐड कर रहे हो, एंड सेकेंड गैसेस कौन से साइड में। ओके, तो ये हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल में देखेंगे। ये सारे लॉजिकल टर्म्स है। ओके, ली चार्लिस प्रिंसिपल मतलब सारे लॉजिकल टर्म्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का आता है और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट। ओके, तो कौन से केस में बनेगा ये उन्होंने पूछा है। तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को हम देख लेंगे। प्रेशर क्या करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड ऐसे समझ लेंगे हम। और यहाँ पे अगर हम मोल देखें तो रिएक्टेंट साइड के मोल से 2, प्रोडक्ट साइड के मोल से 1। तो क्या लगता है आपको, प्रोडक्ट हमें बनाना है तो प्रेशर हमें हाई चाहिए कि लो चाहिए। प्रेशर क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हाई मेंटेन करना पड़ेगा कि लो मेंटेन करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको। प्रेशर हाई मेंटेन करना पड़ेगा कि लो मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए देखो, यस प्रेशर हाई मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर हाई होगा तो कम मोल्स के पास हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम होगा तो ये रिवर्स जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई प्रेशर एक लॉजिकल चीज़ है। एंड सेकेंड, हाँ ये टेम्परेचर बताया नहीं था मैंने, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे परफॉर्म हो रही है, लो टेम्परेचर। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती, ठीक है। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर पे होता है, तो ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट बनेगी, राइट। तो ये कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है और यही हमारा ली चार्लिस प्रिंसिपल है। ओके, ली चार्लिस प्रिंसिपल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। कोई डाउट है। देखो यहाँ तक आधा चैप्टर खत्म हो गया ऐसे मैं मानता हूँ। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें, एसिड बेस, बफर सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, मतलब आधा चैप्टर यहाँ तक कवर है। और ये चैप्टर भी 2 दिन लेने ही वाला है, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है, 2 दिन ये भी लेगा, ठीक है। ओके, सो